वेलकम बैक नाज़रीन हमें हमारे मेहमानों ने ज्वाइन कर लिए राजा अंसारी साहब हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक़ है, सीनियर रहनुमा है। सर अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका, आपके कीमती वक्त का। साथ ही साथ हमें ज्वाइन किया है पीटीआई के सीनियर रहनुमा है शेर अफजल मरवत साहब। सर आपको भी वेलकम कहेंगे शो में, आपका भी बेहद शुक्रिया। और अभी हमें कुछ ही देर में फरहान अंसारी साहब ज्वाइन कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक़ MKM पाकिस्तान से हैं, MP हैं आप। राजा अंसारी साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ कर लेते हैं। राजा साहब, आपके वज़ीर ने तो आज वो बात कर दी है जो बरसों से MKM करती आई है, तो क्या मान लें कि हुकूमत ने आखिरकार जो है वो MKM का बयानिया जो है वो अडॉप्ट कर लिया? नहीं, देखें, ये जो उन्होंने बात कही है ये एक खास मकतबा फ़िक्र की बात रही है पाकिस्तान में। आज से पहले भी एक मशहूर टीवी चैनल के मालिक साहब भी यहाँ आए थे और उन्होंने भी यहाँ आके इस तरह की बातें की थी। इसी तरह MQM पाकिस्तान भी वो भी ये समझते हैं कि तो खैर सिंध की तकसीम चाहते हैं। इसी तरह और बहुत से लोग हैं जिनको ये ख्याल है कि जी पाकिस्तान में नए सूबे या छोटे सूबे जो हैं वो मसाइल का हल हैं। ये एक लोगों की सोच है, कुछ लोगों की सोच है, अक्सरियत की सोच नहीं है। पाकिस्तान की सियासी जमातों की ये सोच नहीं है। पाकिस्तान की जो बड़ी सियासी जमातें हैं वो पाकिस्तान को मुत्तहद देखना चाहती हैं। इस वक्त कश्मीर हालात आपके सामने हैं। वाना वजीरिस्तान KPK में आप देख रहे हैं कि किस तरह दहशतगर्दों से हम जंग लड़ रहे हैं। बलूचिस्तान से अलहदगी की आवाजें आ रही हैं, वहां पे एक दहशतगर्दों से जंग लड़ी जा रही है। बच गए हैं पंजाब और सिंध, वहां पर भी हम ये कत्लो गारतगरी शुरू कराना चाहते हैं। आपको अंदाजा नहीं है कि सिंध के लोग सिंध धरती को अपनी माँ कहते हैं। वो माँ की तकसीम अपने लाशों पर कबूल नहीं करेंगे। तो ये नहीं होना चाहिए। इस तरह के ये इश्यूज बड़े सेंसिटिव इश्यूज हैं। ये मैं समझता हूं कि इन हालात में जब एक बहुत बड़ी जंग लड़ रहा है में इस तरह की बात करना, सूबों की बात करना जिससे लिसानियत को हवा मिलेगी, फिर सूबाई नफरत फैलेगी, ये नहीं होना चाहिए। और ये अगर हमारे इवन वफाकी वजीर भी अगर ये कह रहे हैं तो गलत कह रहे हैं ये, और हम ये समझते हैं कि ये उनकी जाती राय है और जाती, लेकिन उनकी जाती राय ठीक है राजा अंसारी साहब, मोहसिन नकवी साहब की ये जाती राय अगर उनको ज्यादा इस बात पे बज़िद होंगे या जितने भी ये लोग हैं इन पाकिस्तान। ठीक है, मैं राजा अंसारी साहब, फरहान अंसारी साहब ने हमें ज्वाइन किया, MP हैं MKM पाकिस्तान से। फरहान अंसारी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपके कीमती वक्त का। फरहान अंसारी साहब जी, फरहान अंसारी साहब, सबसे पहले तो आप लोगों को मुबारक हो, क्योंकि जो बात आप लोग 30 साल से कर रहे थे आज वफाक का वजीर भी वही कह रहा है, तो अब अगला कदम क्या होगा आप लोगों का? सिर्फ तालियां बजाई जाएंगी या अमली पेशरफ्त होगी इस सिलसिले में? जी शुक्रिया आपका और आपको, आपके मेहमानों को, तमाम लोगों को अस्सलाम वालेकुम। मैंने अभी थोड़ी सी, आपने मुझे लेट लिया, मैंने थोड़ी सी भाई की बात सुनी, लेकिन जो बात मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, जैसे आपने बताया, पिछले 30 सालों से कर रही है और खास तौर पे पिछले कई दिनों से मुस्तफा कमाल भाई इसके ऊपर बात कर रहे हैं और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने पीपल्स पार्टी के खिलाफ एहतजाजी जलसों का भी अनाउंस किया हुआ है। ये देखिए, अभी मैं अपने भाई की बात सुन रहा था, रियासत माँ जैसी होती है, इस बात से कतई किसी को मेरे ख्याल से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। डेफिनेटली रियासत माँ जैसी होती है, पर जब रियासत का किरदार मशकूक हो जाए, शक शुबात में आ जाए, तो एज अ पाकिस्तानी, एज अ पॉलिटिकल वर्कर, हम सबका फर्ज है कि हम कोई ऐसा आईनी रास्ता निकालें जिसमें हम पाकिस्तान की बका और सलामती को महफूज रख सकें, बानिस्बत हम बातों को किसी और तरफ ले जाएं कि रियासत माँ जैसी होती है, खून की नदियां बह जाएंगी तो ऐसा हो जाएगा। ये जो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान बात कर रही है, सबसे पहले मैं आपको एक वन लाइन एजेंडा क्लियर कर दूं, ये खुदा न खास्ता किसी भी लासानी बुनियादों के ऊपर ये गुफ्तगू नहीं की जा रही। ये उस सूरत में गुफ्तगू की जा रही है, अगर इंतजामी यूनिट्स बनते हैं तो मैं नहीं समझता इसमें कोई बुराई है। हाँ, अगर लासानी बुनियादों के ऊपर वो कोई बात की जाएगी तो उसके ऊपर बात हो सकती है और डेफिनेटली वो नहीं होना चाहिए। सिंध में रहने वालों की बात हो रही है, चाहे वो MQM ये नहीं कह रही जिसे हम माजरों की बात कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि हम पूरे सिंध की बात कर रहे हैं। अगर इसमें इंतजामी यूनिट्स बनने चाहिए और अगर इसमें मुल्क चलाने वाले ये गुफ्तगू कर रहे हैं कि सूबे पंजाब में
इंतजामी यूनिट्स होने चाहिए, खैबर पख्तूनख्वा में होने चाहिए और डिफरेंट जगहों पे होने चाहिए, तो सिंध में क्यों नहीं होने चाहिए? क्या सिंध खुदा ना खास्ता सिंध ने कोई भारत से इलाक किया हुआ है? जब बाकी जगहों पे बात हो रही है तो सिंध में भी होने चाहिए और बिल्कुल होने चाहिए, हम समझते हैं। ठीक। शेख अफजल मरवत साहब, आज जो हुकूमत जो है वो MKM की ज़बान बोल रही है, ज़ाहिर है आपने भी सुना ही है, तो क्या ये इत्तेफाक है या इत्तेहादी सियासत की कीमत अदा की जा रही है? क्या बैकडोर क्या चल रहा है, आप क्या समझते हैं? बहुत शुक्रिया मधु करने का। देखिए, ये जो मुल्क में आजकल जो भी बयानिए चल रहे हैं, ये बेसिकली 28वीं आईनी तरमीम की आमद की वजह से कुछ लोग रास्ता हमवार करना चाहते हैं, और जो लोग इसके हक में नहीं है वो एक्सप्रेसली ये ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि कोई जो है उनका इम्तिहान न ले। देखिए, 2-3 बातें वाज़ेह हैं, वो ये है कि 28वीं आईनी तरमीम जरूर आ रही है, इट्स फोर्थ कमिंग। दूसरी बात ये है कि 28वीं आईनी तरमीम इसलिए नहीं आ रही है कि NFC के शेयर में एडजस्टमेंट हो जाए, या लोकल गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज मिले, या वफाक जो है इस्लामाबाद ICT के एरिया जो है उसका तयन हो जाए। जो सबसे अहम नौयत है इसकी वो है मजीद सूबे बनाना। अब मजीद सूबे बनाने के लिए जो आईन ने हदूदात रखी है वो बहुत मुश्किल है। मिसाल के तौर पे KP में अगर नए सूबे बनाने हैं तो सबसे पहले जो KP असेंबली है उन्होंने आर्टिकल 239(4) के तहत 2 ताई अक्सरियत से जो है इसके हक में रिजोल्यूशन पास कर दी है। पहली रिजोल्यूशन आर्टिकल 239 के तहत अमेंड करते हुए वफाक के पार्लियामान ने पास करनी है 2/3 मेजॉरिटी के साथ, और फिर इसके लिए रिक्वायरमेंट है मुतल्लिका सूबा। सिंध में भी यही सूरत हाल होगी, पंजाब और बलूचिस्तान। मेरा ख्याल है कि अगर इस मैकेनिज्म पे गवर्नमेंट जाती है तो ये बहुत मुश्किल होगा कि वफाक में भी इस पे 2/3 मेजॉरिटी मिल जाए, क्योंकि मेरा ख्याल है पीपल पार्टी जो है वो सॉरी टू इंटरप्ट यू हियर सर, माजरत के साथ, आपकी जब हुकूमत थी, जब आपकी हुकूमत आई, गवर्नमेंट आई, तब तो अपोजिशन इतनी पावरफुल थी ही नहीं, क्योंकि सबको तो उठाकर आप लोगों ने जेलों में डाल दिया था, और वो जाहिर सी बात है रिकॉर्ड का हिस्सा है, दुनिया को पता है कि किस तरीके से जो है वो आप लोगों ने जो भी अपोजिशन में जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के MPs और MNAs थे उनको पार्लियामेंट लॉजेस से घसीट कर ले जाकर उनको ज़बरदस्ती अपने जो बिल आप लोगों को अपनी मर्ज़ी से पास करवाने थे, तो वो आप लोगों ने ज़ाहिर सी बात है आपको वोट चाहिए थे, तो आपने ज़बरदस्ती उनसे वोट भी कास्ट करवाए अपनी मर्ज़ी के बिलों के ऊपर। तो क्योंकि उसमें आप लोगों का मफाद था तो वो फैसले आप लोगों ने ले लिए, क्योंकि स्टार्टिंग के जो 2 साल थे PTI की गवर्नमेंट के, तो आप लोग के पास तो फुल ग्राउंड था। तो आप लोगों ने उस वक्त क्यों नए सूबों का इख्तियार जो है आप लोग कोई बिल क्यों नहीं लेकर आए? बिल लाना तो दूर की बात, उसके बाद ना आप लोगों ने कोई डिस्कशन किया, ना कोई एक मूवमेंट आप लोगों ने चलाई। अब आप लोग नए सूबों की बात करते हैं, तो सर वो किस तरह से जस्टिफाई होगा? उस वक्त तो आपके पास पूरे इख्तियारात थे, आप बिल लेकर आ सकते थे। मैंने तो अभी नए सूबों की बात ही नहीं की है, आपने कहाँ से अखज़ कर लिया? नहीं, आपने अभी नहीं की, लेकिन PTI भी बोलती है ना कि भाई ठीक है, हम भी चाहते हैं कि नए सूबे बने, नए सूबों का जो है और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनने चाहिए, तो मैं उस बात पे कह रही हूँ आपसे। देखिए, नए सूबे का मसला या इशू अलग है, अपोजिशन के साथ क्या हुआ ये एक अलग इशू है। ये इन दोनों को मिक्स नहीं किया जा सकता। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ रहा अपने दौरे हुकूमत में, ठीक, ये बात दुरुस्त है कि PTI सदारती निज़ाम के हक में थी, और इस हवाले से नए सूबों की क्रिएशन की बात होती थी। लेकिन जो मौजूदा हालात में ये जो आइडिया आया है और जिस पे अगर अमल दरामद होता है तो ये पाकिस्तान की माहियत वो डिफरेंट हो जाएगी। ये जो पंजाब का सूबा है, हर सूबे में 4-4 वजीर आला हो जाएंगे, असेंबलियां जो है वो महदूद इलाकों की नुमाइंदगी करेगी,
یہ تو وقت بتائے گا کہ اگر یہ تجربہ ہوتا ہے تو پاکستان کو اس سے فائدہ ہوتا ہے یا نقصان ہوتا ہے، لیکن یہ ہے ایک تجربہ، ایک ایکسپیرینس ہے، اور اس ایکسپیرینس کے پیچھے موجودہ جو محرکات ہیں وہ شاید پی ایم ایل این اور پیپل پارٹی کو قبول نہیں ہے. بدی وجہ ٹینشن بنی ہوئی ہے آپس میں بھی، اور وہ زیر لب پیغامات بھی جو ہے میڈیا کے ذریعے دیے جا رہے ہیں. بڑا مشکل ہوگا پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے کہ وہ موجودہ وقت میں صوبوں کی تقسیم پہ نہ کہہ سکے. اور پاکستان پیپل پارٹی جو ہے، پاکستان پیپل پارٹی بھی شاید ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو ہے وہ تقسیم پہ راضی ہو جائے. اوکے، آپ کہہ رہے ہیں. اچھا، نیر حسین بخاری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے، ظاہر سیکرٹری جنرل ہیں اور فارمر چیئرمین آف سینٹ ہیں. تو انہوں نے تو یہ کہا کہ جی پارلیمان کے پاس اختیار ہے صوبوں کے قیام کا، اور پہلے جو ہے پنجاب سے سٹارٹ کریں، وہاں سے انیشیٹو لیں، تو پھر ہم دیکھیں گے جب ہم ایک پارلیمنٹ کے تھرو ہم تک کوئی بات آئے گی تو پھر ہماری قیادت جو ہے اس کے اوپر اپنا اسٹانس دے گی. راجہ انصاری صاحب، خواجہ آصف ظاہر ہے ایک بڑی منسٹری ان کے پاس، وزیر دفاع ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کراچی اور گوادر کو کسی صوبے کا حصہ نہیں ہونا چاہیے، وہ وفاق کے پاس جانا چاہیے، وفاق کا حصہ ہونا چاہیے. سر آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ اگر واقعی نئے صوبے ہی علاج تھے تو اتنے سال حکومت میں رہ کر نسخہ آج کیوں یاد آ رہا ہے، چاہے وہ محسن نقوی صاحب ہوں یا خواجہ آصف صاحب ہوں؟ دیکھیں، خواجہ صاحب ہمارے بڑے ہیں، لیکن انہیں یہ علم ہونا چاہیے. پتہ نہیں انہوں نے کس خیال سے کہا، بہرحال وہ ڈائریکٹلی خود بتائیں گے. جہاں تک میں سمجھا ہوں، دونوں پورٹ سٹیز کی وہ بات کر رہے ہیں. گوادر اور کراچی پورٹ جو ہے وہ دونوں وفاق کے حوالے ہیں آلریڈی. صوبوں کے پاس کوئی بھی پورٹ کی منسٹری نہیں ہوتی ہے، وہ وفاق کے پاس ہی ہے. اور یہ دونوں پورٹس جو ہیں وہ وفاق کے حوالے آلریڈی ہیں. پورا کراچی سے لے کر گوادر تک یہ پورا کوسٹل جو بیلٹ ہے یہ وفاق کے حوالے ہے، تو وہ تو آلریڈی وفاق کے حوالے ہے. لیکن ایز سچ گورن کرنا، جا کے شہروں کو صوبوں کے اندر شہروں کو وفاق گورن کرے، یہ نفرت پھیلائے گی. یہ بات لوگوں کو قابل قبول نہیں ہوگی. میں نے پہلے بھی کہا کہ ملک اس وقت اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا. تو راجن صاحب ڈونٹ یو تھنک کہ یہ ٹائم اتنا کروشل ہے؟ obviously ہمیں اندرونی اور بیرونی سطح پر بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے اس وقت پاکستان کو. تو ایسے وقت میں خواجہ آصف صاحب کا یہ اسٹیٹمنٹ دینا یا محسن نقوی صاحب کا اس طریقے سے اپنا بیان دینا، تو یہ غیر ذمہ دارانہ نہیں آپ کو لگتا، یا آپ اتفاق کریں گے؟ وہ اس لیے میں غیر ذمہ دارانہ نہیں کہوں گا، لیکن میں کہوں گا وہ پریکٹیکل بات نہیں کر رہے ہیں. اس لیے نہیں کر رہے، مثال کے طور پہ ہم پنجاب میں 2 صوبے مثال طور بناتے ہیں، مثال دے رہا ہوں. وہاں پر آپ کو 2 صوبائی اسمبلیاں، 2 گورنر ہاؤس، 2 وزیر اعلیٰ ہاؤس، اسپیکرز کے لیے 2 اسپیکرز اس کے مراتے ہیں، پورے ممبرز، ہر چیز، چیف سیکرٹریز. مجھے ایک بات بتائیں، ہمارا ملک اس وقت جن معاشی چیلنجز کا اس کو سامنا ہے، ہم یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ ہم ایک صوبے کو کے اخراجات کو کہاں پورے کرنے کے لیے ہم قاصر ہیں، تو ہم جو ہے وہ اسی جگہ پہ 4 صوبوں کے اخراجات کیسے پورے کریں گے؟ ہم ہمیں تو ابھی اخراجات کم کرنے کے بجائے اخراجات بڑھاتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں یعنی پریکٹیکلی یہ ممکن نہیں ہے ابھی؟ پریکٹیکل ممکن نہیں. اور دوسری بات جو ابھی شیر افضل مروت صاحب نے کی کہ آرٹیکل 239 کی جو بات ہے، دیکھیں اس میں صوبوں کو ہی حق ہے. میں بحیثیت سندھی، کوئی بحیثیت پنجابی، کوئی بحیثیت پختون، کوئی بحیثیت بلوچ، اپنی سرزمین کے، اپنی زبان کے اس کو ایک حقوق حاصل ہے. یہ ان کو حق تھا کہ وہ اپنے ٹیریٹریز کو تبدیل کرنے کے لیے 2/3 میجورٹی سے پاس کریں. اگر آج ہم ان قومیتوں سے وہ حق چھین لیں تو یہ قرارداد پاکستان کی منفی ہوگی کہ اکائیوں نے، صوبوں نے جس طرح پاکستان کو وجود دیا اور اپنی شناخت کے قیمت پہ نہیں دیا تھا کہ ایک دن آئے تو ہم اپنی شناخت کھو بیٹھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ڈیبیٹ ہے. یہ ایک پاکستان میں جلتی پہ تیل کا جو ہے نا، وہ تیل پہ جلتی پہ تیل چھڑکنے والا معاملہ کرے گا. ٹھیک ایگزیکٹلی ٹھیک. فرحان انصاری صاحب، کل تک آپ لوگ جو ہیں اکیلے تھے، MQM پاکستان اکیلی تھی اس مدعے کے اوپر کہ جی کراچی وفاق کا حصہ ہونا چاہیے یا نئے صوبوں کا قیام. آپ لوگ کہتے رہے کہ نئے صوبے بننے چاہیے. آج وفاق بھی آپ کے ساتھ کھڑا دکھائی دے رہا ہے، تو پھر بھی اگر کراچی کو حق نہ ملا تو سر ذمہ دار پھر کون ہوگا؟
सना मैं समझता हूँ देर आए दुरुस्त आए। अगर आज वफाक भी वही बात कर रहा है जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पिछले कई सालों से करती हुई आ रही है, लेकिन समझने की जरूरत यह है, अभी मेरे भाई बता रहे थे कि पाकिस्तान माशी तौर पे इतना स्टेबल नहीं है कि हम 2 असम्बलियां बना सकें, 2 गवर्नर हाउस बना सकें, 2 वजीर आला हाउस बना सकें। इस वक्त ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये पाकिस्तान को बचाने के लिए, पाकिस्तान कौम को रियासत के करीब करने के लिए, मैं समझता हूँ ये फौरी तौर पे या उसमें डेफिनेटली जो भी टाइम लगता है उसमें ये इंतजामी यूनिट्स की तरफ चले जाना चाहिए। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है माशाल्लाह जहाँ पे एक सरकारी बाबू अरबपति है, एक सरकारी बाबू को जो फैसिलिटीज हैं वो बहुत ज्यादा हैं। अगर शाहाना खर्च की बात हो रही है तो इसी बात पे तो एमक्यूएम चिल्ला रही है इतने अरसे से, या पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में बात कर रही है, बात क्या कर रही है? बात ये कर रही है कि इस मुल्क में खुदा ना खास्ता वसाइल की कमी नहीं है। वसाइल तो इस मुल्क में अल्लाह ताला ने इस मुल्क को मालूमाल किया हुआ है वसाइल से। जो लोगों की नीयत है बेसिकली वो खराब है। जब हम बात करते हैं पीपल्स पार्टी के वजीर आला ने ये तमाम एनएससी अवार्ड के हवाले से जो तमाम इख्तियारात अपने पास आके पार कर लिए हैं और नीचे ज़िलाई सतह पे, इंतजामी सतह पे, यूनियन काउंसिल की सतह पे जब वो पैसे नीचे नहीं जाते तो डेफिनेटली आपके एहसास महरूमी पैदा होती है। आप क्या समझते हैं, या आप खुदा ना खास्ता आप क्या चाहते हैं कि सूबे सिंध में भी केपीके वाली हालत हो जाए, सूबे सिंध के अंदर भी बलूचिस्तान वाली हालत हो जाए, जिस तरह 18 साल पीपल्स पार्टी की महरूमी है। अब अगर अच्छी एक बात हो रही है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, उसका पार्ट बनना चाहिए। नंबर 2 जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है मैं समझता हूँ, हम ये कब तक कहते रहेंगे कि ये नहीं होना चाहिए? भाई दुनिया के अंदर, दुनिया में तरक्की याफ्ता जो ममालिक हैं या इवन जो आपके पड़ोसी ममालिक हैं, चीन हो, बांग्लादेश हो, भारत हो, अमेरिका हो, आप इनकी हिस्ट्रीज उठा के देख लें, इनके पहले इतने कितने सूबे थे और अब इनके कितने सूबे हैं। अगर आप समझते हैं कि जिंदगी भर आपने 4 सूबे रखने हैं तो फिर उसका तो मेरे ख्याल से कोई हल नहीं है। पर आदमी आगे की तरफ बढ़ता है अपने आप को जब आपके पास इंतजामी यूनिट्स होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ हमारे सारे मेहमान मौजूद हैं। शेख अफजल मरवत साहब, आपसे जानना चाहूँगी कि टाइमिंग ज़रा दिलचस्प नहीं है क्योंकि महंगाई भी है, बिजली का मसला, मईशत जो है वो एक तरफ, और बहस नए सूबों पर हो रही है। तो असल इशू क्या, मतलब क्या असल इशू है? शिफ्ट हो रहा है, क्या समझते हैं आप? देखिए, ऑनेस्टली मैं तो ये समझ रहा हूँ कि जो बातें हो रही हैं पावर कॉरिडोर में हो रही है और जो सियासी नैरेटिव अभी गिलगित बल्तिस्तान और एजेके के इलेक्शन में मेन स्ट्रीम पार्टीज के आए, इससे तो मैं अक्सर यही कर रहा हूँ कि शायद निज़ाम बदलने की जो है कोशिशें हो रही हैं और ये सूबों का क़याम जो है वो नए निज़ाम को मुतारफ कराने के लिए रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है। और मेरा ख्याल ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल रास्ता है, आईनी रास्ता, उसमें अगर ये मेन स्ट्रीम पार्टियां राजी भी होती हैं तो सूबों का राजी होना जो है वो मुश्किल होगा। क्योंकि मैं केपी की मिसाल देता हूँ। अब वहाँ जो है पीटीआई ने तो आधार प्राविंस के हवाले से भी रेजोल्यूशन पास की है। अब यहाँ आ रहे हैं फाटा जो है उसको शायद मर्ज करेंगे आईसीटी के साथ। और अभी जो हमारे एमक्यूएम के दोस्त हैं जो बात कर रहे थे, ये बात किसी हद तक दुरुस्त है कि इंतजामी मामलात में अगर सूबों के यूनिट जो हैं ज्यादा होते हैं तो इंतजामी तौर पे लोगों को रिलीफ मिलेगा। ये सूबों के पास जो है वो मालियाती मसले तो नहीं है। कौन सा सूबा है जो फंड की तंगी का शिकार है? तमाम सूबे जो हैं अभी इन्होंने बजट में अरबों रुपए के डेवलपमेंटल फंड रखे हैं, मेगा प्रोजेक्ट्स रखे हैं, और मरकज से तो हर सूबा जो है वो अमीर है। इन रोजगार के और रेवेन्यू जनरेशन के नए नए मौके सूबों के पास आ रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर जो रेवेन्यू जनरेटिंग डिपार्टमेंट्स हैं
बहुत सारे सूबों के पास है, वहां से भाई ये शिपिंग एंड पोर्ट के या ट्रेड के या कस्टम्स के। तो दूसरी बात यह है कि वजीर आला के लिए घर बनाना या नए वजीर आला, गवर्नर या असेंबली, ये भी कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। हमारे हर मेजर सिटी में नहीं, लेकिन शेर मरूफ साहब, मेरा आपसे सवाल ये था कि इस वक्त जाहिर सी बात है मुल्क को बहुत सारे चैलेंजेस दरपेश हैं, लेकिन ऐसे वक्त में ये सूबों का शोशा छोड़ना, तो क्या असल इशू से जो है वो शिफ्ट किया जा रहा है किसी दूसरी जानिब? मेरा ख्याल है ये शोशा नहीं है, इस पे संजीदगी से काम हो रहा है, और शायद ये हमारे सामने करीब पार्लियामान में ये चीज पेश होगी। और देखना ये है कि बलियाज़ कौम पूरा पाकिस्तान इस पे क्या रिएक्ट करता है, क्योंकि जो भी करना है अवाम के जो नस्कुलैन हैं, उनकी जो आरा है, उनका जो इंटरेस्ट है, उसको मद्देनजर रखते हुए करना है, न सिवाय इसके कि हम ABC को जो है इक़्तिदार हवाले कर दें या नए निज़ाम में किसी को बादशाह बना दें। हमने ये देखना है कि आया पाकिस्तान इससे मुस्तफीद होगा या नहीं, और पाकिस्तानी इस पे क्या आरा रखते हैं। ठीक है। राजा अंसारी साहब, एक वजीर आपका कहता है कि निज़ाम नाकाम है, दूसरा वजीर कहते हैं कि जी सब ठीक चल रहा है। सर, अवाम आकर हुकूमत की किस आवाज़ पर यकीन करे? दूसरी बात ये कि ये भी बातें गर्दिश कर रही हैं कि नाक़दीन स्पेशली वो ये कह रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है पंजाब जो है वो वहाँ पे कोई एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाने के हक़ में नहीं है, बलदियाती निज़ाम के हक़ में नहीं है। सिंध तो चले फिर बलदियाती निज़ाम की बात होती है। तो सर इतना बता दीजिएगा राजा अंसारी साहब के पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, ये दो वो जमातें हैं जो मौरूसी सियासत की बातें की जा रही हैं कि वो निचली सतह पर जो है अख्तियारात की मुंतकली के लिए राज़ी नहीं हैं। यही वजह है कि आप लोग सूबों के बनने के हक़ में नहीं, क्योंकि जब आपसे बात की जाए तो आप लोग कहते हैं आइनी मामला है। लेकिन राजा अंसारी साहब, हमने वो भी वक्त देखा कि जब 27वीं आइनी तरमीम लानी थी तो 4 दिन के अंदर अंदर वो तरमीम लाई गई, और बगैर पार्लियामेंट में डिस्कस किए बगैर, नेशनल असेंबली सेनेट से पास कराए बगैर, और मतलब जुडिशल रिफॉर्म्स करके आप लोग जो है 27वीं तरमीम लेकर आ गए, और जजेस के जो है अपॉइंटमेंट्स का पूरा मैकेनिज्म आप लोगों ने चेंज कर दिया। नई जो है वो नई आईनी अदालतें आप लोगों ने बना दी, तो क्योंकि वो आप लोगों का अपना मफाद था। तो जब सूबों की बात होती है तो फिर वो आइन के ऊपर क्यों डाल देते हैं? उसको फिर आप लोग क्यों नहीं लेकर आते? उसमें आप लोग क्यों तरह मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव और उसके ऊपर बात क्यों करना नहीं पसंद करते? राजन सारी साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपका माइक आई गेस म्यूट है। मेरा तो माइक ठीक है। जी जी, अब आ रही है आवाज। जी जी जी, मैं ये कह रहा हूं कि 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम, दोनों तरमीम जो हैं वो पार्लियामान से मंजूर हुई थी, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और MQM सब ने वोट भी दिए थे। अच्छा, मैं आ जाता हूं कि अभी बार बार ये कहा जा रहा है कि वफाक ये कह रहा है कि सूबे बनने चाहिए। देखें, वफाक ये नहीं कह रहा। एक वफाकी वजीर पूरे वफाकी हुकूमत नहीं होते। वफाकी हुकूमत का पॉलिसी बयान वही होगा जो वजीर आजम देंगे या वजारत इत्तलात व नशरियात जो है वो जारी करेगी। मैं अर्ज कर लूं कि मैं इस वक्त मेरे पास जो जिम्मेदारी है, मैं सिंध में वफाकी वजारत इत्तलात व नशरियात का तर्जुमान हूं, और मेरी नॉलेज के मुताबिक जो हमारी वफाकी हुकूमत है उसका अभी तक नए सूबों के बारे में जो मौकफ है वो यही है कि नए सूबों का एक मैकेनिज्म आइन में मौजूद है, और सूबाई असेंबलियों के पास वो कानून बनाने का एक आईनी आर्टिकल मौजूद है। उसके मुताबिक ही जो कुछ भी होगा वो आइन के मुताबिक होगा, और पाकिस्तान के जो सूबों में अवाम रहते हैं वो अवाम की मर्जी और मंशा मुकद्दम होगी। ये है वफाकी हुकूमत का पॉलिसी बयान। दूसरी बात यह है कि अगर कोई शख्स एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की बात करता है तो उसके नॉलेज में होना चाहिए कि जो हमारे सूबे डिवीजन्स और डिस्ट्रिक्ट्स में बटे हुए हैं ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स ही हैं। आप उनको कमिश्नर का नाम दे दें जो डिविजनल हेड होते हैं, या डिप्टी कमिश्नर्स जो डिस्ट्रिक्ट हेड होते हैं, आप उन्हें एडमिनिस्ट्रेटर का नाम दे दें, भले वो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स ही बने हुए हैं। तो बात ये नहीं है, बात हम यही तो कह रहे हैं कि आप आए, इस पे डिबेट होनी चाहिए, एक्सपर्ट्स को बिठाएं, एक्सपर्ट्स की टीम्स बैठें, माहिरीन बैठें, हिस्टोरियंस बैठें, कानूनदान बैठें, और इस पे ये बहस हो कि इधर अगर आप चाहते हैं कि नए सूबे बने और उससे मसाइल हल होंगे तो उसका क्या मैकेनिज्म होगा।
क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट तो ऑलरेडी बने हुए हैं, आप उसे न्यू शेप दे सकते हैं। आए कोई नया इमरानी मुआहिदा करें, आए कौमें आपस में आगे चलकर ये किस तरह का मुआहिदा होना चाहिए। अच्छा, लेकिन राजन सारी साहब, सॉरी कतई कलामी की माजरत चाहूंगी, बस शॉर्टली एक चीज बता दीजिए ताकि फिर मैं लास्ट कमेंट फरहान अंसारी साहब से ले लूं। सर, ऑब्वियसली उन्होंने कहा कि सिस्टम फेल हो चुका है, मोहसिन नकवी साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि अगर यही मामला चलते रहे तो अगले 10 साल भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि पिछले 70 सालों में कुछ नहीं हुआ। और इसकी यही बात जो है ऑब्वियसली DGISPR ने भी कही। उन्होंने कहा कि जी जो नेशनल एक्शन प्लान है उसके 14 नुकात में से सिर्फ एक ही नुकात पे काम हो रहा है जो कि काइनेटिक है, वो फौज से रिलेटेड है, बाकी 13 नुकात पे तो काम ही नहीं हो रहा है। बैड गवर्नेंस की बात की गई, तो सर सूबों की तो बात अलग है, लेकिन वो तो पूरे सिस्टम को ही कह रहे हैं कि वो फेल हो गया है। वो तो कह रहे हैं कि आप 14 घंटे काम करें, प्लस उन्होंने नौजवानों को कहा कि वो कॉकरोच हो या कुछ हो, उनको लैपटॉप्स देने से, टैबलेट्स देने से कोई फायदा नहीं है, उनको अख्तियारात चाहिए, उनको मौके चाहिए, उनको जॉब्स चाहिए। और उन्होंने मुतनब्बे किया एक तरीके से कि अगर यही कॉकरोच, यही नौजवान अगर आ गए सड़कों पर तो फिर वो भारत में जो कुछ हो रहा है उसका उन्होंने कुछ इशारा दिया था। सर क्या कहेंगे, शॉर्टली कमेंट कीजिए ताकि मैं फरहान अंसारी साहब से लास्ट कमेंट ले लूं। 2 जुमलों में मैं आपको बात बता दूं। कॉकरोचेस इस मुल्क में आ चुके, 2018 में वो अपना खुद साख्ता इनकलाब लाए। आज की नौजवान नस्ल काकरोच नहीं है, ये तो इंडिया से मुतासिर होकर बात कर रहे हैं। आज की नौजवान नस्ल जुगनू है, आज की नौजवान नस्ल शहबाज शरीफ के सितारे हैं, नवाज शरीफ के परवाने हैं। तो आज के जो नौजवान नस्ल है ना, वो समझती है। तो लिहाजा ये जो उन्होंने जो भी बात की है, कहते हैं सिस्टम फेल हो गया, सिस्टम फेल नहीं हुआ है, सिस्टम पास हुआ है। चलिए ठीक है, 4 घंटे दूर था दिवालियापन से, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं बनने दिया। शहबाज शरीफ साहब ने दिन रात मेहनत की है, इनको इंशाल्लाह एशियन टाइगर बनाएंगे। चलें ठीक है, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। लास्ट कमेंट कर दीजिए शॉर्टली फरहान अंसारी साहब, आप क्या समझते हैं कि कल अगर पीपल्स पार्टी मान जाए तो क्या MQM सिर्फ कराची पर रुकेगी या हैदराबाद भी एजेंडे पर होगा आपके? मैं समझता हूँ ना अभी हम सिर्फ कराची की बात कर रहे हैं, हम तो एक इंतजामी यूनिट्स की बात कर रहे हैं। जैसा मेरे दोस्त ने फरमाया, मैं उनकी इस बात से सहमत हूँ। ये हेल्दी डिबेट होनी चाहिए, इस मुल्क के दानिश्वर कानूनदान इसमें बैठे और कोई एक मिलजुल के कोई एक ऐसा आईनी रास्ता निकालें जिससे इस मुल्क की कौम का भला हो और पाकिस्तान तरक्की की तरफ जाए। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच फरहान अंसारी साहब आपका, राजा अंसारी साहब आपका, शेर अफजल मरवत साहब आपका, आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़िर मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिएगा बहुत ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।